न्यूटन के प्रथम गति नियम को पढ़ने तथा संवेग को समझने के बाद से ये क्लास 9 के चैप्टर 9 साइंस को पढ़ रहे हैं। बल तथा गति के नियम का 5वां वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन के दूसरा गति नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊंगा। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के दूसरे गति नियम के अनुसार क्या कहता है, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन का दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर उस वस्तु पे लगे गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। अब चलो इस पॉइंट को हम एक ब्लैंक पेपर लेके समझते हैं। तो कह रहा है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन का दर उस वस्तु पे लगे असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस बात को समझने के लिए आइए हम इसको मैथमेटिकल रूप में लिखना शुरू करते हैं। तो कह रहा है किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन का दर, तो संवेग में परिवर्तन मतलब पहले संवेग था इसका P1, कुछ देर के बाद संवेग कितना हो गया इसका P2। मान लीजिए पहले आपका एज था 5 साल, अब आपका एज हो गया 8 साल, तो क्या हुआ, E1 कितना हो गया 5 साल, E2 कितना हो गया 8 साल। तो ये जो परिवर्तन है कितना हुआ, 5 साल से 8 साल के हो गए, मतलब 3 परिवर्तन। तो परिवर्तन इसका कितना हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन मतलब हो जाएगा संवेग में परिवर्तन, इसका परिवर्तन जो है क्या हो जाएगा P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 इज चेंज इन मोमेंटम। संवेग में परिवर्तन को देखने के बाद से P2 माइनस P1 हुआ। अभी आप ये बताइए कि संवेग में परिवर्तन क्यों होगा, 2 कारणों से होगा। संवेग इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इनटू वेलोसिटी स्पीड। तो यहाँ पे बताओ, या तो परिवर्तन ये घटेगा बढ़ेगा तब परिवर्तन होगा, या फिर मतलब मास बढ़ेगा या घटेगा तब परिवर्तन होगा, या फिर जो वेलोसिटी है ये बढ़ेगा या घटेगा तब परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि उसका जो मास है वो कांस्टेंट है। मान लो कोई गाड़ी चल रहा है तो अचानक से उस पर मास थोड़ी बढ़ जाता है, उसका स्पीड ना बढ़ता है। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो इसका मास है वो कांस्टेंट है, नहीं बढ़ेगा, केवल क्या बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। यानी कि संवेग 2 चीज़ों की वजह से बढ़ता घटता है, या तो मास की वजह से या फिर स्पीड की वजह से। तो मास तो वही रहेगा कभी भी, कोई ऑब्जेक्ट कोई गाड़ी चल रही है उसका मास बदलने वाला नहीं है जब तक उसको रुक के उस पर कुछ ना रखा जाए। ऑब्सेशनल उसको क्या कहते हैं, अपवाद में उसको देखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो भी कुछ संवेग के साथ होने वाला है, घटना बढ़ना, ये वेलोसिटी यानी वेग के कारण होने वाला है। यानी वेग को घटने से संवेग घटेगा और वेग को बढ़ने से संवेग बढ़ेगा। ठीक है, चलो अब ये जो P2 माइनस P1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 का मतलब पहले यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, उसका पहले स्पीड था u, इनिशियल स्पीड कितना था u, कुछ देर के बाद से संवेग में परिवर्तन हो गया। तो मैंने कहा कि मास नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, उसका स्पीड बदलेगा। तो मान लो पहले u था अब हो गया v, पहले u था अब हो गया v, यानी कि ये है तुम्हारा P1 और ये है तुम्हारा P2। तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन यहाँ पे हुआ, किसके वजह से हुआ, इसके स्पीड की वजह से। पहले स्पीड उसका u था, अब उसका स्पीड हो गया है v। तब यहाँ पे हम देखते हैं P2 माइनस P1 कितना होगा, P2 माइनस P1। तो P2 के जगह पर हम रख देंगे क्या, m इंटू v। P2 के जगह पर हम क्या रख देंगे, m इंटू v, और P1 की जगह पर क्या रख देंगे, m इंटू u। अब ये तो रहा संवेग में परिवर्तन, लेकिन न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन के दर जो है, उस संवेग में परिवर्तन के दर यानी कि 1 सेकेंड में कितना संवेग में परिवर्तन हो रहा है। तो 1 सेकेंड में परिवर्तन को जानने के लिए मान लीजिए 10 आम का मूल्य 50 रुपया है, तो 1 आम का मूल्य कितना होगा, 50 में 10 से भाग कर देंगे, यानी कि इसमें भी हम कुल टाइम से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो ये जो है वो फोर्स के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये ही न्यूटन का दूसरा गति नियम है। अब चलो इसको और छोटा करते हैं और आसान करते हैं। ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटा के हम इक्वल का साइन करते हैं। तो इक्वल का साइन करेंगे तो एक वेरिएबल जुड़ जाएगा, है ना, कांस्टेंट जुड़ जाएगा। तो m इंटू वी माइनस m इंटू यू। अब चलो करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे, ठीक है, m इंटू वी m इंटू यू, और क्या करते हैं डिवाइडेड बाई t, और क्या करेंगे इंटू
इसका जो कांस्टेंट आएगा वो एक आएगा इक्वल टू एफ, यानी यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का साइन था उसको हटा के हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। क्यों किया बताऊंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको 2 मिनट के अंदर मैं बता दूँ इसको, तो समझ लेना, अच्छे से समझना। एक उदाहरण लेता हूँ, मान लेते हैं अब यहाँ पर आपने देखा एफ़ जो प्रोपोर्शनल है एम ए के, यानी एम ए बढ़ेगा तो एफ़ भी बढ़ेगा। लेकिन जब मैंने प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाया और इक्वल को साइन को लगाया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे के मल्टीप्लाई में आ गया। इसी के को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब देखो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्यों आया इसको बताऊंगा तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसलिए एक लड़का, एक भाई है जो जिनको मैं जानता नहीं हूँ, पर यूट्यूब पर मैंने उनका वीडियो देखा, उन्होंने समझाया है आपको बहुत आसान भाषा में हिंदी में कि किस प्रकार ये क्या होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये क्यों जुड़ता है। जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर इक्वल के साइन को करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में के क्यों जुड़ता है, इस बात को उन्होंने समझाया है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, सबसे ऊपर ही होगा, वहाँ से आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अब चलिए, अब दूसरा सवाल बच्चों के अंदर ये आएगा, ठीक है, जहाँ पे आपने कह दिया, मैं मान लिया एफ इक्वल टू के एम ए, लेकिन आपने ये कहा कि के का वैल्यू 1 होगा, ये कैसे, के का वैल्यू 1 कैसे होगा। तो देखो बच्चों, इस बात को भी अगर मैं बताने लगूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बस इतना समझ लो कि यहाँ पे के जगह पर कुछ भी रखा जा सकता था, लेकिन न्यूटन ने इसको आसान बनाने के लिए 1 ही रखा था कि किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना का उतना ही रह जाएगा। अब मैं एक वीडियो का लिंक और डाल रहा हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हो कि आखिर क्यों इसका वैल्यू 1 रखा गया था, ठीक है। अब चलो हम लोग बस बल के ऐसा यूनिट को समझ लेते हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए, है ना, क्योंकि के तो हट गया ना, के यहाँ पे था, यहाँ पे के था, तो के को हमने के 1 हो गया, तो 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो हट जाएगा, इसलिए हमने के को गायब कर दिया, है ना। तो के को जब हमने किया गायब तो आ गया एफ इक्वल टू एम ए। अब देखो एम का ऐसे ही मास का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, के जी, और ये ए है, ए का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का ऐसे ही मात्रक क्या आ गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चलो एक और चीज़ समझते हैं। अब यहाँ पे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ना, इसी को न्यूटन के नाम पर रख दिया गया, यानी कि 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या कह दिया गया, 1 न्यूटन। यानी कि ये जो सारा केजी सबको हटा के क्या नाम रख दिया गया, न्यूटन का नाम रख दिया गया, ताकि बारका नहीं होगा। साथ ही साथ न्यूटन ने भाई इतना अच्छा काम किया है तो उनके नाम पर कुछ ना कुछ तो रखना चाहिए ना, इसी के लिए रख दिया गया। तो 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का न्यूटन, यानी कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया बच्चों, बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन हो गया। न्यूटन का मतलब 1 न्यूटन मतलब कितना होता है आपसे पूछेगा, तो 1 न्यूटन का मतलब होता है 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 5 न्यूटन का मतलब क्या होता है, 5 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चलो, अब तुमसे ये कोई पूछ दे, मान लो इस एग्ज़ाम में आता है अक्सर कि 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए, 1 न्यूटन बल को। तो जब 1 न्यूटन बल को परिभाषित करने के लिए आए तो तुम लिख सकते हो बच्चों कि जब 1 किलो के वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उसके अंदर जो उसका त्वरण है वो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। या फिर इस तरह से तुम कह सकते हो कि जब किसी वस्तु का त्वरण 1 हो और उसका द्रव्यमान भी 1 हो तो उस पर लगने वाला बल भी 1 ही होगा। इस तरह से 1 न्यूटन को परिभाषित किया जा सकता है। फोर्स का फॉर्मूला, अब यहाँ पे देखो, एम को हम ले सकते हैं कॉमन, ले लो कॉमन, एम को ले सकते हैं कॉमन, ठीक है। और क्या हो जाएगा, भी माइनस यू, एम को लिए कॉमन हो गया भी माइनस यू और डिवाइडेड बाई टी। डिवाइडेड बाई टी। अब यहाँ पे देखिए भी माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और एम को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं। तो एफ का हमारा फॉर्मूला आ गया, एफ इक्वल टू कितना आ गया, एम ए। देखा ऐसे आता है। आओ एक बार इसको रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा संवेग में परिवर्तन का दर उस वस्तु पे लगे बल के समानुपाती होता है। ये न्यूटन का दूसरा गति नियम है। उस न्यूटन के दूसरे गति नियम को मैंने गणितीय रूप में लिख दिया, यानी P1 इक्वल टू, जो P1 है, मान लो पहले P1 था, P2 हो गया, तो संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, किस वस्तु के संवेग में परिवर्तन, P2 माइनस P1, हमने बताया कैसे। अब यहाँ पे देखो संवेग में परिवर्तन किसके वजह से होगा,
उसके वेलोसिटी की वजह से, क्योंकि द्रव्यमान तो सेम ही रहने वाला है ज़्यादातर समय में। एक्सेप्शन होगा कि मान लो कहीं सेम ना रहे, बाकी ज़्यादातर समय सेम ही रहेगा द्रव्यमान। एक गाड़ी चल रही है तो उसका द्रव्यमान सेम ही रहेगा, भले इसकी स्पीड घटाया जाएगा बढ़ाया जाएगा बल लगाकर। तो यहाँ पे एम को सेम ही रहने देते हैं और ये जो वेलोसिटी है बढ़ रहा है घट रहा है। तो मान लो पहले था वेलोसिटी यू, अब कितना हो गया भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो इस एम यू को हम P1 मान लेते हैं और एम भी को P2। तो संवेग में परिवर्तन यानी कि P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, एम भी माइनस एम यू। अब देखो क्या कह रहा है, संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पे लगे बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन के दर, इसमें जो परिवर्तन का दर हुआ इसका जो रेट है मतलब 1 सेकेंड में, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टी से भाग कर दिया। अब टी से हमने किया भाग तो देखो क्या हुआ, एफ इक्वल टू कितना आ गया, एम भी माइनस एम यू। तो एम कॉमन ले लिए, भी माइनस यू बाई टी। तो भी माइनस यू बाई टी का फॉर्मूला आपको पता है 8 चैप्टर में पढ़ा था, त्वरण। तो त्वरण कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन को हम ए कर देंगे, त्वरण आ गया। और ये एम पहले से था एम, एफ इक्वल टू एम ए हमारा फॉर्मूला निकल गया। अब दूसरा चीज़ आप कहोगे कि सवाल न्यूटन के दूसरा गति नियम में तो था कि समानुपाती, लेकिन आपने तो इक्वल क्यों किया। तो बच्चों हमने इक्वल करने से पहले यहाँ पे कांस्टेंट लगाया। यहाँ पे हमने क्या लगाया, ब्लू वाला ये जो हमने इक्वल हटाया, ये हमने जो इक्वल हटाया, ये वाला जो इक्वल हटाया तो हमने कांस्टेंट लगाया। और कांस्टेंट कितना लगाया है, 1। कांस्टेंट हमें यहाँ पे हमेशा नहीं होगा, पर बल वाले केस में मतलब इस वाले समानुपाती में कांस्टेंट हमेशा 1 होगा। तो 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर उस संख्या का वैल्यू नहीं बदलने वाला है। तो इस 1 को मैं क्या कर सकता हूँ, 1 को लगा दिया और 1 को फिर मैं यहाँ से गायब भी कर सकता हूँ। हटो 1 को मैंने कर दिया गायब। क्यों किया गायब, क्योंकि मैं हटा सकता हूँ, जाहिर सी बात है ना। तो एफ इक्वल टू कितना आ गया हमारा, एफ इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू एम ए, ये है हमारा बल का फॉर्मूला। तो बच्चों मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करा देता हूँ, आप देख सकते हो ये नोट्स है जो मैंने समझाया, उसी को यहाँ पे भाषा के रूप में लिखा हुआ है। आप इससे समझ सकते हो संवेग में परिवर्तन का दर इक्वल टू कितना हो गया, एम इंटू भी माइनस यू बाई 1t। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने समझाया आपको। और एफ इक्वल टू हमारा के एम ए। तो के जो है, के का वैल्यू हमारे लिए कितना आया, के का वैल्यू हमारे पास आया 1, यानी कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो के तो यहाँ पे के जगह पर 1 रख देंगे, 1 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 1 होता है। तो एफ इक्वल टू पहले आया था के एम ए, अब के हट गया तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम ए। अब देखो अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पे एफ एम ए यहाँ पे है तो एफ इक्वल टू एम ए। तो एम का फॉर्मूला क्या होता है, के जी, और ए का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि बल का फॉर्मूला क्या हो गया, बल का एसआई मात्रक क्या हो गया, बल का ऐसी मात्रक हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। और इस केजी मीटर पर सेकेंड को ही हम न्यूटन कहते हैं। यानी कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड बराबर 1 न्यूटन, ठीक है। तो ये न्यूटन के नाम पर ये रखा गया ऐसा यूनिट। केजी मीटर पर सेकंड को हटा के आप लोग न्यूटन लिख सकते हो। अगर 2 केजी मीटर यानी 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है 2 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का फोर्स लग रहा है, इस तरह से। अब देखो न्यूटन के बल का यहाँ पे कुछ चीज़ और समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो एग्ज़ाम में आ जाता है कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के 1 न्यूटन बल से आप क्या समझते हैं। तो कहोगे जब किसी वस्तु पर वस्तु का द्रव्यमान 1 केजी हो और उसको 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित किया जाए, तो कहेंगे कि उस वस्तु पर जो बल लग रहा है वह 1 है। ये मैंने कैसे कहा, ये मैंने कहा यहाँ पे न्यूटन के नियम के इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए। तो एफ इक्वल टू 1 हो गया, एम भी 1 और ए भी 1, तो ये एफ इक्वल टू एम हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और भी देख सकते हैं, न्यूटन के गति के नियम के प्रथम नियम को दूसरे नियम से सिद्ध कीजिए। अब चलो देखो सिद्ध करने वाला एक सवाल दिया है, इसको मैं समझा देता हूँ कि प्रथम नियम को दूसरे नियम से सिद्ध कीजिए। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम था कि जब कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना पसंद करेगा, विराम में है तो विराम में रहना पसंद करेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल काम ना करे, था ना, देखा था अपने वीडियो। तो यहाँ पे इसलिए P इक्वल टू, अगर मान लीजिए है F इक्वल टू 0, यानी कि वस्तु किसी पर बल लगाते ही नहीं है, हम बल ही नहीं लगाएंगे उस वस्तु पर, तो कोई वस्तु अगर उसका आरंभिक वेग u है
और उस पर बल ही नहीं लगाएंगे, बल नहीं लगाएंगे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, यानी भी यहाँ पे देखो उस F इक्वल टू ma के जगह पर वो फॉर्मूला रखा गया है तो v इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ अगर हमने बल नहीं लगाया तो, यानी वस्तु विराम में था तो अभी भी फिर विरामे में है। ये जो वस्तु है u इक्वल टू 0, यानी कि पहले से गति में नहीं चल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो v हो जाएगा वो भी एज इट इज़ रहेगा, बदलेगा नहीं। तो इस प्रकार से न्यूटन के गति के नियम को हमने देख लिया और अगले वीडियो में हम संवेग संरक्षण के नियम को देखेंगे। फिलहाल हम 2-3 और सवाल को भी देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसका मैं हिंदी भी बता दूंगा, पर ये मत कहना कि अपने हिंदी नहीं बताया, तो हमारे पास इंग्लिश में ये क्वेश्चन अवेलेबल है। तो इसके रहा है कि एक जो वस्तु है उस पर अचर बल यानी कि कांस्टेंट फोर्स लगाया जाता है, काम करता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे, एक वस्तु पे, और वो जो वस्तु है उसका वज़न अगर 5 किलोग्राम है और अगर वो बल जो है 2 सेकेंड के लिए लगाया जाता है। अब देखो और क्या कह रहा है, इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर टू 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक 5 kg की वस्तु पर एक अचर बल, कांस्टेंट बल लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, जो कि उस 3 मीटर प्रति सेकेंड चलती हुई वस्तु को 7 मीटर प्रति सेकेंड में बदल देती है, स्पीड बदल देती है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, संवेग में परिवर्तन हुआ। अब संवेग में परिवर्तन के कारण बच्चों यहाँ पे बल भी आएगा। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है तुम्हारा 20 kg, 2 kg था कि 20 kg था, 5 kg, सॉरी, m इज़ 5 kg। और यहाँ पे देखो u कितना दिया हुआ है, u 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और v कितना दिया हुआ है, v दिया है 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो f इक्वल टू m a होता है, तो a के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, v माइनस u। f इक्वल टू m a होता है तो हम a के जगह पर क्या रख सकते हैं, v माइनस u। तो अब यहाँ पे देखो v माइनस u हमने इस रखा बिल्कुल उसी प्रकार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने फॉर्मूला पे रखा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10 न्यूटन। इस तरह से आप करके देख सकते हो। तो ये आपका आंसर है 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन का मतलब समझते हो क्या होता है, समझते हो, बिल्कुल सही जवाब। 10 मीटर का न्यूटन का मतलब होता है कि 10 kg प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कुछ समझ में नहीं आया, आओ समझाता हूँ। 10 न्यूटन का मतलब हो जाएगा 10 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कोई तो न्यूटन कहते हैं। तो ये था। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में फिर हम संवेग संरक्षण के नियम को यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा। और हाँ, इस लेक्चर के बाद से आप लोगों को कुछ सवाल लगानी है, आपकी किताब में जो भी क्वेश्चंस हैं वो बन जानी चाहिए। चलो तब तक के लिए धन्यवाद। तो ये रहा कुछ वीडियोस को हमें लगता है समझ में आया होगा। ना समझ में आया है, कुछ डाउट है तो यू कैन कमेंट ऑन द बिलो, देयर इज ऑप्शन ऑफ कमेंट, एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई इन द कमेंट ऑल्सो, एंड मे बी ऑल्सो इन द नेक्स्ट upcoming videos. So thanks for watching video, and I hope you are enjoying this lecture and this class. So bye bye.